हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट करियर ऑप्शंस दैट यू कैन चूज आफ्टर डूइंग अ बीटेक डिग्री। तो बीटेक करने के बाद अगर आपको मास्टर्स डिग्री परस्यू करनी है तो आपके पास बेसिकली तीन ऑप्शन होते हैं। या तो आप एमबीए कर सकते हो, या तो आप एमटेक कर सकते हो, और या तो आप एमएस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने इन तीनों ऑप्शंस के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, राइट फ्रॉम दी एंट्रेंस एग्जाम जो आपको देना पड़ेगा, क्या क्या कोर्सेस आप स्टडी कर सकते हो इसमें, उसके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, और आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इन तीनों फील्ड्स को परस्यू करते हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए बीटेक करने के बाद जो आप चूज़ कर सकते हो तो वो है एमबीए। अब एमबीए अगर आप करना चाहते हो तो बेसिकली आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे कुछ। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको या तो कैट या जैट देना पड़ेगा। कैट आईएम्स के लिए होता है, जैट एक्सएलआरई के लिए होता है, एनमैट काशी मुंजी के लिए होता है, स्नैप होता है आपका एससीएमएचआरडी और एसआईबीएम पुणे के लिए, और सीमैट के थ्रू आप सिमश्री, केजे सोमाया, जामनलाल बजाज जैसे कुछ कॉलेजेस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो कैट एंड जैट थोड़ी डिफिकल्ट एग्जाम्स है। इन एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एनमैट और स्नैप के थ्रू आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो और इनके एग्जाम्स थोड़े ईजियर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन भी ईजी हो, क्योंकि ये एग्जाम अगर आपके लिए ईजी है तो ये एग्जाम सबके लिए ईजी है। तो आपको एक अच्छी परसेंटाइल तो लानी ही पड़ेगी इन कॉलेजेस में रैंक लाने के लिए। उसके बाद आप अगर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो अगर आप इंडिया के टॉप 50 इंस्टीट्यूट से अगर आप एमबीए कर रहे हो, चाहे वो आईआईएम्स हो या कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हो, तो आपकी एक अच्छी जॉब प्रॉस्पेक्ट लगती है, आपकी कुछ ना कुछ अच्छी डिसेंट आरओआई वाली नौकरी तो लगी जाती है। तो अगर हम कॉस्टिंग एंड आरओआई की अगर हम बात करें तो आप अगर टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हो टॉप 15-20 से, तो आपकी अराउंड 20 से 35 लाख रुपए की फीस हो सकती है अगर आप टॉप आईआईएम से कर रहे हो। आईआईएम एबीसी की फीस अराउंड अभी 25 to 30 लाख चल रही है। आईएसबी की फीस अराउंड 35 to 40 लाख के रेंज में चल रही है। अगर आप कोई मीडियम रैंक कॉलेजेस में कर रहे हो तो आपको अराउंड 10 to 20 लाख रुपीज शेल आउट करने पड़ते हैं एमबीए करने के लिए। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें दैट यू कैन गेट आफ्टर डूइंग एन एमबीए, देन दैट विल डिपेंड ऑन द रैंक ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आप टॉप 10 इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 20 lakhs। अगर आप 30 to 40, 30 to 50 के रैंक में बिजनेस स्कूल करो तो 10 to 15 मिनिमम रेंज में आप एक सैलरी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इंडिया में। अगर आप इंडिया में एमबीए करना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टॉप 50-55 इंस्टीट्यूट्स छोड़ने के बाद आप एमबीए मत करिए, क्योंकि उसके बाद अच्छी आरओआई नहीं होगी, क्योंकि आप 7-10 लाख रुपए खर्च करेंगे एमबीए करने के लिए और आपको 5-6 लाख रुपए की नौकरी लगेगी, तो इसमें एक अच्छी आरओआई निकल के नहीं आती है। और इतने अच्छे ब्रांड भी नहीं है ये कॉलेजेस के, तो आपको फ्यूचर में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जॉब चेंज करने में और अच्छे पोजीशन सिक्योर करने में बेसिकली। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो या तो आप मार्केटिंग में एमबीए कर सकते हो, फाइनेंस में एमबीए कर सकते हो, ऑपरेशंस में एमबीए कर सकते हो, और एचआर में भी एमबीए कर सकते हो। एमबीए से रिलेटेड वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस चैनल में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार जाके एक्सप्लोर करें। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एमबीए से रिलेटेड तो मेरे चैनल के वीडियोस देख के ही क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस। उसके बाद अगर हम देखें तो एमबीए करने की आरओआई लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी होती है। आप अगर शुरू के 2-3 साल में देखें कि अगर आप 15-20 लाख का फीस शेल आउट कर रहे हैं और आपको 10-15 लाख की नौकरी लगती है, तो उसको एक अगर आप लॉन्ग टर्म लेंस से देखें 15 to 20 ईयर्स के बाद आपके करियर में जो आप सैलरी ड्रॉ कर रहे होंगे दैट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। तो एमबीए का लॉन्ग टर्म आरओआई काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया एमबीए के बारे में। तो आप अगर एमबीए करना चाहते हो तो आप ये एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एमएस के बारे में। एमएस का मतलब बेसिकली होता है मास्टर्स इन साइंस। तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमएस कर सकते हो। यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप में कोई भी कंट्री हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, बहुत सारी कंट्रीज होती है जो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स देती है। तो इसके लिए आपको बेसिकली पहले जीआरई देना पड़ेगा, टॉफल देना पड़ेगा, आईएल्स देना पड़ेगा। अगर आपको यूएस कनाडा में चाहिए तो आपको टॉफल देना पड़ेगा। अगर आप यूरोप में एडमिशन देख रहे हो तो आपको आईएल्स देना पड़ेगा। और जीआरई एक बेसिकली एप्टीट्यूड का एक एग्जाम होता है, जिससे कि कॉलेज एक आपकी एप्टीट्यूड का टेस्ट लेती है। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल देखिए अगर इस एग्ज़ाम्स की, तो ये मीडियम टू इजी लेवल में आता है। कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वो स्कोर लेती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स एकदम टॉप, जैसे आईवी लीग कॉलेजेस अगर हो गए, अगर आपको येल में पढ़ना है, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ना है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई मीडियम रैंक इंस्टीट्यूट में भी पढ़ना है जो स्टेट टाइप यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें आपको एक नॉर्मल जीआरई स्कोर में भी आपको अच्छे से एडमिशन मिल सकता है। अब अगर हम जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो जितनी भी अगर आपको अगर जॉब लगेगी, अगर आप एमएस कर रहे हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको नौकरी इंडिया के बाहर ही करनी पड़ेगी कुछ साल, क्योंकि ऑब्वियसली आप आरओआई निकाल नहीं पाओगे। अगर आप 40-50 लाख रुपए फीस दोगे तो आपको इंडियन मार्केट में उस टाइप की सैलरी नहीं मिलेगी जिससे कि आप उस फीस को पे कर पाओ। तो ऑब्वियसली अगर आप एमएस कर रहे हो तो कुछ साल आपको ये अज्यूम करके करना पड़ेगा कि आप नौकरी बाहर ही करेंगे इंडिया के। अगर अब मैं प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूँ तो एमएस करने का वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर इंस्टीट्यूट्स इन यूएस।
आप सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स में टेक जायंट्स जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, मैन कंपनीज हो गई, जो भी उसमें आप नौकरी कर सकते हो। एप्पल भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आप कर सकते हो। उसके बाद जॉब्स अगर हम देखें तो ग्लोबल एमएनसीज इन स्टार्टअप, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी नौकरी लग सकती है और उसमें बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप आरओआई एंड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट विल डिपेंड ऑन अराउंड 30 lakhs to 1 crore. इट विल ऑल्सो डिपेंड एंड वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एंड इट मे ऑल्सो वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द स्कॉलरशिप दैट यू गेट। तो अगर आप एमएस करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं अवेलेबल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स अच्छा है तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में तो आपको अराउंड 70 to 80% स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर ऐसी स्कॉलरशिप आपको मिले और अगर आप उस इंस्टीट्यूट में जाके एमएस करते हो, देयर इज़ अ वेरी हाई आरओआई दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन केस यू हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इन एकेडमिक्स एंड हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल अगर आपको एमएस करना जाना है तो। ठीक है। उसके बाद अगर हम स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करें कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशंस परस्यू कर सकते हो, तो सपोज आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो उसके रिलेटेड आपको स्पेशलाइजेशंस करनी पड़ेगी। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आपको स्पेशलाइजेशंस करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सपोज जिसने ईसी इंजीनियरिंग की है, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, जिसने सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, वो भी जाके कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, एम्बेडेड सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, गेम डिज़ाइन, हार्डवेयर में पावर इंजीनियरिंग, ये बस कुछ बहुत छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आप एमएस कर सकते हो। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट हम बात करें एमटेक के बारे में, तो एमटेक अगर आपको करना है तो आप बेसिकली इंडिया से ही करेंगे और आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो है गेट। तो गेट बेसिकली होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स और हर स्ट्रीम के लिए डिफरेंट एग्जाम होता है। सपोज कंप्यूटर साइंस हो तो कंप्यूटर साइंस का अलग पेपर बनता है, आप आईटी के हो तो आईटी का अलग पेपर बनेगा, ईसी के हो तो ईसी का अलग पेपर बनता है, सिविल का अलग, मैकेनिकल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग। तो हर एक स्पेशलाइजेशन के अलग पेपर बनते हैं अगर आप गेट एग्जाम देना चाहते हो तो। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी मीडियम होती है और इसके कट ऑफ्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप एमटेक करना चाह रहे हो तो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है वही हमारे टेक्निकल के आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है और आईआईएससी भी है। आईआईएससी बैंगलोर एक एमएस का कोर्स भी ऑफर करता है। अगर आप वो कोर्स कन्वर्ट कर सकते हो तो दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। अगर आप अब जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो एमटेक करने के बाद अगर आपको जो नौकरी लगेगी दैट कैन बी मोस्टली इन इंडियन पीएसयूज़। इंडियन पीएसयूज़ मतलब हो गया भेल हो गया, सेल हो गया, जैसे आपका ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, पावर ग्रिड हो गया। ये सब बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आपकी नौकरी लग सकती है। तो बेसिकली महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्नास, ये सब छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहुत मैसिव कंपनीज भी है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन की हुई कंपनीज है। तो इसमें आपको प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स लग सकती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट है तो आप एमटेक करना एक ऑप्शन की तरह कंसिडर कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी है जो एमटेक स्टूडेंट्स को लेती है। सपोज कंप्यूटर साइंस में जो बेसिक हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, टीसीएस, इन्फी, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, ये तो स्टूडेंट्स को लेती है कंप्यूटर साइंस वालों को। अगर आपको ऑटोमेशन रिलेटेड कोई कंपनी में जाना है, सपोज स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, सीमेंस हो गया, योकोगावा हो गया, तो ये सब कंपनीज भी हायर करती है। बी अ गुड रैंकर इन दैट स्पेशलाइजेशन अगर आपको इन पर्टिकुलर कंपनीज में नौकरी चाहिए तो। ठीक है। तो अगर हम एमटेक की आरओआई के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी आरओआई अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। अब क्योंकि फीस इसमें जो रेंज होता है दैट विल बी अराउंड अराउंड 3 to 12 लाख रुपीज़ अगर आपकी बेसिक एवरेज एमटेक की फीस देखें। और एवरेज पैकेज, अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो अराउंड 8 to 10 lakhs पर एनम की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ऑब्वियसली ये एकदम हॉट शॉट पैकेजेस नहीं है, लेकिन आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है जिसमें काफ़ी जॉब सिक्योरिटी होती है और बहुत लोग का ऐसा एस्पिरेशन भी होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाए। दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर आप सपोज कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, सपोज टॉप आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, इन टाइप के इंस्टीट्यूट से अगर आप एमटेक कर रहे हो तो आपको 15 से 20 लाख तक की नौकरी भी बड़े आराम से मिल सकती है। ठीक है। अगर हम इसमें स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली अलग अलग बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो वो आप स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट में जाके देख सकते हो कि आपकी इंजीनियरिंग फील्ड के हिसाब से कौन से स्पेशलाइजेशन है जो आप परस्यू कर सकते हो। ठीक है। अब इस फाइनल स्लाइड में मैंने ये बताया कि आप क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हो ये डिसाइड करने के लिए कि आपको एमएस करना है, एमटेक करना है या एमबीए करना है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 फैक्टर्स लिए हैं। पहला आपका हो गया फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पुअर है तो यू शुड नॉट डू एन एमबीए अनलेस यू आर गेटिंग अ गुड स्कॉलरशिप। आपके लिए एमटेक सेफर है। अब अगर आप टॉप एमबीए क्रैक कर सकते हो तो आप एमबीए भी कर सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप एमएस करने बाहर जाते हो तो इट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज फाइनेंशियल रिस्क फॉर यू। अगर आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है तो आप डेफिनेटली जाओ। अगर आपकी फैमिली इनकम सपोज 5-6 लाख है, अगर आप एक बहुत बड़ा लोन उठा के बाहर जा रहे हो तो ये काफ़ी रिस्की ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो
ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एमटेक और एमबीए करें इंडिया में, वो भी एक अच्छे कॉलेज से। ठीक है। सेकंड फैक्टर जो आपको देखना है वो है आपकी बीटेक की ब्रांच। अगर आपने कंप्यूटर साइंस और आईटी लिया है तो मैं आपको बोलूँगा एमटेक तो मत करिए, एमएस करिए, क्योंकि एमटेक में इतना स्कोप नहीं है इसका, आपको बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिलेगी। एमएस करिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप एमएस करिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जा सकते हो और उसके थ्रू जॉब प्रॉस्पेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। एंड मीडियन सैलरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर मच हायर एज कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग। और अगर आप टेक्नोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो तो ऑब्वियसली एमबीए एक ऑप्शन है जो आप परस्यू कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगले फैक्टर के बारे में, जो है आपका बीटेक इंस्टीट्यूट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप आईआईटीएन हो, आप कोई टॉप एनआईटी से पढ़े हो, तो यू हैव टू ट्राई फॉर आईवी लीग इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम एन एमएस और डू एन एमबीए फ्रॉम अ टॉप आईआईएम, क्योंकि आपकी पेडिग्री ही इतनी स्ट्रांग है। अगर आप आईआईटी जाने के बाद कोई नॉर्मल एमटेक करते हो, नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करते हो, तो इट विल नॉट लुक गुड ऑन योर प्रोफाइल। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू मच बेटर अगर आप आईआईटी ग्रेजुएट हो तो। You can crack an Ivy League institute and an MBA from a top institute like an IIM, Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, and your profile will be rock solid. अगर आप कोई टॉप कॉलेजेस से हो, सपोज बिट्स, DTU, NSIT, ट्रिपल IT से हो, तो भी आपको MS और टॉप टीयर MBA ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई लोअर रैंक बीटेक कॉलेज से हो, आपकी इस कॉलेज की रैंक इतनी अच्छी नहीं है, then what you can do is you can opt for MTech and MS depending on the financial situation that you have currently। ठीक है। और ऑब्वियसली इंटरेस्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में है वो आपको डिसाइड करेगा। तो जो ये 4 फैक्टर है मैंने यहाँ पे बताया आपको, इन चारों फैक्टर्स को आप समझिए, एनालाइज करिए और आप ये सोचिए कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स होंगे जो भी स्पेशलाइजेशन आप करने वाले हैं उसके बेसिस में आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको एमबीए करना है, एमटेक करना है या एमएस करना है। बीटेक करने के बाद आप क्या करने का सोच रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक और क्वेरीज है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आपके पास रोज़ लेके आ सकूँ। हैव अ ग्रेट डे।